A very good afternoon, everyone. Today is our lecture number 2 of business laws. Okay. Last lecture में हमने क्या देखा था कि what is law and what is difference between act and law. पिछले वाले लेक्चर से आज हम थोड़ा ज़्यादा टॉपिक कवर करने वाले हैं. So what are we going to cover today is first of all is why law. हम लॉ क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमारे सर के ऊपर अगर पनिशमेंट वाली तलवार हमेशा ऐसे टांगती नहीं रही तो हम वी विल नॉट बिहेव आवरसेल्व्स, राइट. हम तो हमेशा ही कहीं ना कहीं से शॉर्टकट ढूंढेंगे. एंड द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजंस इज एक का बेनिफिट होने के लिए उसका पनिशमेंट दूसरे को नहीं मिलना चाहिए, राइट. लॉ. अनदर थिंग, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर कंसिडर्ड व्हाइल मेकिंग लॉ. ये बहुत जरूरी है. व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर कंसिडर्ड while making law. First and most important reason is safety. Safety is the most important factor. लॉ क्यों बनाते हैं? तो किसी एक ग्रुप को सेफ्टी मिलना चाहिए, किसी ना किसी से उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए. हम घर में क्यों रहते हैं? हम कहीं पे भी गुफा में क्यों नहीं रहते? जैसे हमारे बहुत पुराने जो एंशिएंट लोग थे वो रहते थे, वैसे हम गुफा में क्यों नहीं रहते? हम घर में क्यों रहते? मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन इज कि हमारा धूप से, बारिश से और सर्दी से प्रोटेक्शन हो. तो प्रोटेक्शन ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये फर्स्ट इम्पोर्टेंट है. बाकी की सारी चीजें लाइक हम किसी को इनवाइट करेंगे और हमारा घर दिखा के उनको इम्प्रेस करेंगे, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए हम घर खरीदेंगे, घर लेंगे, ये बाकी के सारे सेकेंडरी या फिर निग्लिजेंट रीजंस है. फर्स्ट या मेन इम्पॉर्टेंट रीजन इज सेफ्टी. हमारा प्रोटेक्शन होना चाहिए. द सेम थिंग इज अप्लीकेबल टू लॉ. लॉ से किसी ना किसी को प्रोटेक्शन हमेशा मिलना चाहिए. अगर किसी को प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, इट इज नॉट अ लॉ. वो पास नहीं होगा. वो पास कैसे होता है ये हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में, लेकिन वो लॉ होता ही नहीं है अगर उससे किसी का प्रोटेक्शन या फिर उससे किसी को सेफ्टी ना मिलती हो. एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट, इससे अगर एनिमल्स को ही प्रोटेक्शन ना मिले तो वो लॉ होगा? नहीं. तो पहला और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि सेफ्टी मिलनी चाहिए. बाकी के बेनिफिट किसी को मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर बाकी के जो भी फैक्टर्स हैं लॉ के वो कंप्लीट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता. सेफ्टी होनी चाहिए. किसी ना किसी को तो सेफ्टी मिलनी चाहिए. ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है लॉ बनाने के लिए. दूसरा एक इम्पोर्टेंट है बेनिफिट. सेफ्टी तो मिली, लेकिन कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए जिनको थोड़ा बार तो बेनिफिट मिले उससे. उनकी जान बचे, या फिर उनका फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हो, या फिर उनके पैसे बच जाए, या फिर उनको कुछ इंसेंटिव मिले. ये क्या है? बेनिफिट है. सेफ्टी के बाद ही बेनिफिट आता है. जान बची तो बाकी का सब है ना. इसीलिए फर्स्ट इज सेफ्टी, सेकंड वन इज बेनिफिट. दीज आर द फैक्टर्स दैट आर कंसिडर्ड व्हाइल मेकिंग लॉ. अब लॉ में कुछ चीजें अज्यूम्ड होती है, वो कहीं पे भी लिखी नहीं जाती. एक्ट में वो लिखते नहीं है एक्सप्लिसिटली, वो अज्यूम्ड होती है. तो वो क्या है अज्यूम्ड? फर्स्ट इज बेनिफिट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स. आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स. इसका क्या मतलब है नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. आप एक 4-5 लोगों का ग्रुप हो, फ्रेंड्स का. आप एक जगह पे बैठे हो, एकदम हंसी मजाक चल रहा है, लॉकडाउन नहीं है, और आपका एक दोस्त आता है, लेट्स से रमेश. ओके, रमेश आता है और एकदम ऐसे मस्त खुशी वाले मूड में आता है. आप सब लोग पूछते हो कि भाई क्या हुआ? वो बोलता है कि नया फोन लिया, आईफोन लिया 90,000 का. ओके, सब लोग एकदम पार्टी. आप लोग देखते हो फोन. आपका दूसरा एक दोस्त है सुरेश बोलता है कि अरे यार मैंने कहीं पे भी तो पढ़ा है कि ये आईफोन जो है वो वाटरप्रूफ है. आप बोलते हो कि नहीं ये वाटरप्रूफ नहीं है. सुरेश बोलता है वाटरप्रूफ है, आप बोलते हो नहीं है.
आपके दोनों में एकदम झगड़ा चालू, ये वाटर प्रूफ है नहीं है, करते 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 आप दोनों में लगी बेट 500 रुपए की, मंथ एंड है, कड़की चल रही है, 500 रुपए की बेट। वाटर प्रूफ हुआ तो आप उसको 500 रुपए दोगे, नहीं हुआ तो वो आपको देगा। अब ये देखिए कैसे वाटर प्रूफ है या नहीं है। तो आप क्या करते हो, एक बकेट भर के पानी लाते हो और वो रमेश का जो नया फोन है, आईफोन नया जो उसने लिया कल ही 90,000 का, तो वो लेते हो और वो बाल्टी में डाल देते हो। अब निकाला फोन, समझा कि वाटर प्रूफ नहीं है, आप तो बेट जीत गए 500 रुपए की, लेकिन वो बेचारे का नुकसान हुआ ना 90,000 का। तो आपके 500 रुपए के बेनिफिट के लिए आप किसी और का 90,000 का नुकसान नहीं करोगे। अगर आपको इतना ही देखना है कि वो वाटर प्रूफ है या नहीं है, गूगल करो, ठीक है। गूगल नहीं करना है तो खुद जाओ, नया फोन खरीद के लेके आओ और वो डालो पानी में, उसका क्यों डालना है, समझे बात को। तो आपको जो बेनिफिट मिलेगा इट इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, आपको ही उसका कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स इज फॉर इनोसेंट पीपल, ओके। जो एकदम इनोसेंट है, उनका कोई आपसे लेना देना नहीं है, वो अपने अपने काम कर रहे थे, चल रहे थे, एकदम खुशी से लॉफुली चल रहे थे, आपको कुछ उन्होंने ऐसे पोक नहीं किया था, तो उनके कॉस्ट से आप अपना बेनिफिट नहीं करोगे। दैट इज अज्यूम्ड, ये कहीं पे भी लॉ बनाते वक्त कोई लिखता नहीं है कि नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, हाँ ये अज्यूम्ड होता है। और दूसरी अज्यूम्ड चीज क्या होती है, दैट इज एथिक्स। लॉ इज ऑलवेज एथिकल। क्या मतलब, अभी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करना ये लॉ है, आप ट्रैफिक सिग्नल तोड़ नहीं सकते हो। समझो रमेश और सुरेश की रेस लगी है, दोनों ने नई बाइक ली, समझो दोनों ने नई बाइक ली, एकदम ऐसे देखेंगे कौन फर्स्ट आता है, रेस लगी और रेस लगी एकदम, वो ऐसे घूम करके आ रहे थे और एकदम अचानक सामने रेड सिग्नल, इतनी फास्ट बाइक थी कि उन्होंने रोकी नहीं, रोकते तो गिर जाते, एकदम ब्रेक लगाते तो गिर जाते, तो दोनों ने नहीं रोकी, दोनों ने सिग्नल तोड़ दिया। इज इट एथिकल? नहीं। एक रेस जीतने के लिए सिग्नल क्रॉस करना या फिर सिग्नल फॉलो नहीं करना इज नॉट एथिकल। लेकिन एम्बुलेंस अगर जा रही है एकदम स्पीड में, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, उसको लेके हॉस्पिटल में जा रहा है, तो is ambulance required to stop at red signal? No, क्योंकि किसी की जान लॉ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी की जान रूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज एथिकल। तो किसी को भी आप जाके पूछो या आपसे पूछो कि एम्बुलेंस ने सिग्नल क्रॉस करना या सिग्नल तोड़ना इज एथिकल, लेकिन आपने बेवजह किसी एकदम फालतू रीजन के लिए, रेस के लिए वगैरह तोड़ना इज एब्सोल्युटली नॉट एथिकल। So, these are two things that are assumed while making law. First one is benefit not at the cost of others. Second one is ethics. तो अभी तक हमने क्या देखा, पहले वाले लेक्चर में देखा law is just a set of rules that we need to follow in particular situations. Second one, what is difference between act and law? Act is more specific. It is for a particular situation. और लॉ इज जनरल टर्म। ये दो चीजें हमने लास्ट वाले लेक्चर में देखी। आज हमने देखा लॉ क्यों बनाना है, तो कोई शॉर्टकट नहीं ले और जो एथिकली नहीं बिहेव करेगा उसको पनिशमेंट मिले, इसीलिए हम बनाते हैं लॉ। देन व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर कंसिडर्ड फॉर मेकिंग लॉ? फर्स्ट वन इज सेफ्टी, अनदर वन इज बेनिफिट। किसी को तो सेफ्टी मिलनी चाहिए और सेफ्टी होनी ही चाहिए, बेनिफिट मिले ना मिले सेफ्टी होनी चाहिए, उसके सिवा लॉ नहीं बनेगा। तो फर्स्ट वन इज सेफ्टी, सेकंड वन इज सेफ्टी मिली और पॉसिबल हो तो किसी को तो बेनिफिट देंगे, दैट आर द फैक्टर्स दैट आर कंसिडर्ड व्हाइल मेकिंग लॉ। एंड थर्ड वन इज व्हाट इज अज्यूम्ड इन लॉ। तो फर्स्ट इज योर बेनिफिट बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, एंड सेकंड इज एथिक्स, दैट इज लॉ इज ऑलवेज एथिकल और आपने वो फॉलो करना है। अभी हम देखेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है लॉ कैसे बनता है, लॉ बनाने की प्रोसेस क्या है। ओके
Okay, let us understand what is the procedure of making law. आपने बहुत जगह पे ऐसे सुना होगा या फिर शायद नहीं भी सुना होगा कि लॉ बनाने की प्रोसेस जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आती बिल्कुल भी, ना उसको डीप में जाके समझना इज इम्पॉसिबल, ऐसा कुछ नहीं है. इट इज़ वेरी बेसिक प्रोसीजर और इट इज़ वेरी कॉमन सेंस वाला प्रोसीजर. अभी हम लॉ का नहीं देखेंगे, हम कोई और सिचुएशन लेते हैं. ओके, फॉरगेट अबाउट इट, भूल जाओ, मैं यहाँ पे खड़ी हो जाती हूँ. ओके, क्या सिचुएशन ले. अभी आपके स्कूल की कभी पिकनिक गई है जो आपने प्लान की, या फिर कॉलेज की कभी पिकनिक गई जो आपने प्लान की, या फिर घर की फैमिली ट्रिप जो आपने प्लान की होगी कोई ना कोई, तो उसकी प्रोसीजर क्या होती है वो फर्स्ट समझ लेते हैं. तो क्या होता है, समझो हम एक क्लास की पिकनिक की बात कर रहे हैं या फिर कॉलेज की पिकनिक की बात कर रहे हैं. तो क्या होता है, क्लास में से कोई एक स्टूडेंट हो आके खड़ा रहेगा और बोलेगा कि मुझे लगता है इस साल हमारी पिकनिक जानी चाहिए. ओके, फिर सारे स्टूडेंट हल्ला करेंगे कि हाँ हाँ जानी चाहिए जानी चाहिए. तो फिर कहाँ जाएंगे, तो फिर वही स्टूडेंट बताएगा कि समझो हम गोवा में जाएंगे. ओके, तो दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है जो उसने बोली. फर्स्ट वन इज हमारी पिकनिक जानी चाहिए, सेकेंड वन इज गोवा में जानी चाहिए. ओके, और फिर उसके दिमाग में जो भी होगा कि कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, कितना खर्चा आएगा, कौन कौन जाएगा, किसको, कौन से टीचर को साथ लेके जाएंगे, ये कुछ ना कुछ तो उसके दिमाग में होगा. तो वो सारे क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो बताएगा, फॉर्मली इनफॉर्मली कैसे भी, ऐसे डब्बा खाते वक्त कुछ भी बताएगा कि मुझे लगता है हमें ऐसे ऐसे जाना चाहिए. तो सबको पसंद आई आइडिया. फिर क्या करेंगे कि बाकी के जो सारे लोग हैं क्लास के, उनसे वोट लेंगे कि आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए, कहाँ पे जानी चाहिए, कब जानी चाहिए, कितना बजट रखें. राइट, ये सारी चीजें क्लास को पूछेंगे कि बाबा अभी आप 10 लोग तो नहीं हो ना क्लास में, बाकी के भी सारे लोग हैं, तो उनको पूछेंगे कहाँ पे जाएंगे, उनसे इनपुट्स आएंगे. अब कुछ भी इनपुट्स आ सकते हैं, लाइक नहीं यार मुझे नहीं लगता हमें गोवा जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए बैंकॉक. ये फिजिबल है क्या, ये कुछ सेंस कर रहा है, इनपुट जो उन्होंने उनका ओपिनियन दिया, ये कुछ सेंस कर रहा है नहीं. तो आप क्या करोगे, उसको इग्नोर करोगे, हट बोलोगे, नहीं बाबा पॉसिबल नहीं है. तो पब्लिक से, मतलब आपके क्लास के लोगों से जो इनपुट्स आ रहे हैं उनको आप फिल्टर करोगे कि हाँ ये हम कंसिडर कर सकते हैं, ये हम कंसिडर नहीं कर सकते. बैंकॉक हम कंसिडर एब्सोल्युटली नहीं कर सकते, घर वाले नहीं छोड़ेंगे. फिर से एक बार पुराना ही प्लान, गोवा का ही प्लान, उसको मॉडिफाई करेंगे. पब्लिक से अपनी अपनी एडवाइस पूछ के, अपने अपने ओपिनियंस पूछ के उसको अकॉर्डिंगली आप मॉडिफाई करोगे. और फाइनल एक बार वापस बना जाएगा कि कौन जाएगा, मतलब कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे, फिर कितना बजट होगा, कैसे जाएंगे, कौन से टीचर को साथ लेके जाएंगे, कितने दिन के लिए जाएंगे, ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करोगे, फाइनल होगा. अब आप फॉर्मली पूछेंगे आपके स्टूडेंट से जो क्लास में है कि कौन कौन आएगा. ये भी इम्पोर्टेंट है ना, कौन कौन आएगा. समझो आपका 60 लोगों का क्लास है, उसमें से 10 लोगों ने वोट किया कि हाँ हम आएंगे. इज इट फिजिबल? नहीं. 60 में से 10 लोग आएंगे तो आप अब वो प्लान अपने आप ही ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि मेजोरिटी नहीं है ना. 50 लोग ना बोल रहे हैं, 10 लोग हाँ बोल रहे हैं. 10 लोगों के लिए तो आप इतना कर नहीं सकते हो. तो आप क्या करोगे, वापस थोड़ा बात चेंज करोगे उनके 50 लोगों के अकॉर्डिंग कि उनका क्या कहना है, वो कब आएंगे, वो कब आ सकते हैं, और अकॉर्डिंगली आप थोड़ा सा चेंज करोगे और फिर से वोट करोगे कि कौन कौन आएगा. अब 50 लोग हाँ बोल रहे हैं या फिर पूरे के पूरे लोग हाँ बोल रहे हैं. अब क्या हो गया, प्लान एकदम फाइनल प्रूफ
एकदम फाइनल हो गया। अब आप क्या करोगे, आप ये प्लान लेके जाओगे आपके क्लास टीचर के पास या फिर जो भी प्रिंसिपल है उसके पास कि हमने ऐसे ऐसे प्लान किया। पहले से ही वो क्लास टीचर है आपके साथ, वो आपका ये प्रोसेस देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है, वो भी आप अपने इनपुट्स दे रहे हैं। तो फाइनली आप क्या करोगे, परमिशन तो लगेगा लेकिन उनका, तो परमिशन के लिए आप जाओगे प्रिंसिपल के पास या फिर वो टीचर के पास कि फाइनली ऐसा ऐसा डिसाइड हुआ है, तो आप बोलो क्या आप अप्रूव करते हो, क्या आप परमिशन देते हो हमें ये करने के लिए। वो बोलेंगे कि हाँ मैं परमिशन देता हूँ, साइन करेंगे ऐसे ऐसे कि हाँ ये समझो 11th की ट्रिप जाएगी दिसंबर में 5 दिन के लिए गोवा, और उनके साथ समझो XYZ सर जाएंगे, उनके साथ बस से जाएंगे, बस से आएंगे, 4-5 दिन वहाँ पे मस्ती करेंगे और उसका खर्चा इतना इतना होगा, इतना इतना कंट्रीब्यूशन लेंगे और कॉलेज की तरफ से ये होगा। ये सारा चीज़ वो देखेंगे, रीड करेंगे और अपना परमिशन दे देंगे। ये प्रोसेस में क्या आपको कहीं पे भी ऐसा लगा कि नहीं ये लॉजिकल नहीं है या फिर नहीं ऐसा हम नहीं करते, ऐसा हम नहीं करते, ये शायद हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जब आपको एक 100 लोगों की भीड़ को कवर करना है तो आपको लॉजिकली इसी प्रोसेस से जाना होता है। पहला क्या, कोई तो एक प्लान बनाएगा, दूसरा उसको इंट्रोड्यूस करेगा लोगों के सामने, तीसरा लोगों से इनपुट्स लेंगे कि इसमें क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या करने नहीं चाहिए, फिर वो जो इनपुट्स आते हैं उनको हम करेंगे फिल्टर कि कौन से एक्सेप्टेबल है, कौन से एक्सेप्टेबल बिल्कुल ही नहीं है। फिर वो फाइनल होगा प्लान जो भी है, फिर लोगों को पूछेंगे कि कितने जन तैयार हैं ये वाले प्लान के लिए, मेजॉरिटी हुआ तो प्लान फाइनल हो गया। सिर्फ लास्ट स्टेप बचती है, दैट इज परमिशन। तो जो भी एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है उसको, उसके पास जाके हम लेते हैं उनका परमिशन कि आप हमें परमिशन दे दो तो हम ट्रिप को जाएंगे। इट इज वेरी लॉजिकल प्रोसेस एंड let me tell you this is the same process of making the law। कुछ भी इधर उधर नहीं है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है या फिर कुछ भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी लॉजिकल। ओके, देखें तो पहले हम देखेंगे प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले ये भी इम्पोर्टेंट है कि कितने लॉ होते हैं, कितने टाइप्स के लॉ होते हैं। फर्स्ट इज यूनियन लॉ, सेकंड इज स्टेट लॉ एंड थर्ड इज कॉन्करेंट लॉ। यूनियन लॉ का क्या मतलब, सेंट्रल जो लॉ बने तो वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक या राजस्थान से लेके आसाम तक सारे इंडिया में एक जैसा ही अप्लाई होगा, दैट इज यूनियन लॉ। फॉर एग्जाम्पल सेम ट्रैफिक सिग्नल, लाल को रुकना है, ग्रीन को जाना है, ये दिल्ली में भी सेम है, मुंबई में भी सेम है, कलकत्ता में भी सेम है, वहां पे चंडीगढ़ में भी सेम है, कहीं पे भी जाओ आप ये सेम ही है, दैट इज सेंट्रल लॉ। ओके, दैट इज यूनियन लॉ, सेंट्रल लॉ नहीं, यूनियन लॉ। नेक्स्ट वन इज स्टेट लॉ। व्हाट इज स्टेट लॉ, तो जो स्टेट के अकॉर्डिंगली चेंज होता है। स्टेट क्या है, हमारा महाराष्ट्र स्टेट है, गुजरात स्टेट है, कर्नाटका स्टेट है, दिल्ली नहीं है। स्टेट के अकॉर्डिंगली वो चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल गुजरात में लीकर बैन है, महाराष्ट्र में है क्या, नहीं। अभी तो हमने देखा कितनी भीड़ लगी थी लॉकडाउन, जब उन्होंने बीच में बोला था कि लीकर के दुकान खुले होंगे तो कितनी लाइन लगी थी, एकदम बकायदा लाइन लगी थी, है ना। तो महाराष्ट्र में बैन नहीं है, लेकिन गुजरात में बैन है, वहां पे आप खुलेआम दारू नहीं पी सकते हो, दैट इज बैन इन गुजरात। महाराष्ट्र में गुटखा बैन है, गुजरात में नहीं है। तो अपने एक स्टेट का छोटा छोटा एकदम इतना सा जो स्टेट के वाइज चेंज होगा, दैट इज स्टेट लॉ। वो व्हाट इज कॉन्करेंट लॉ, जो यूनियन भी है, जो स्टेट भी है, लेकिन जो यूनियन भी नहीं है लेकिन स्टेट भी नहीं है। क्या मतलब, तुम मेरे दोस्त से ज्यादा स्पेशल हो लेकिन तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो, समझे। ऐसा ही कुछ कॉन्करेंट लॉ है।
जो यूनियन और स्टेट का मिक्सचर होता है। फॉर एग्जांपल जीएसटी, आपने ये जीएसटी आपको अभी नहीं है पढ़ने के लिए, वो इंटर में या फाइनल में आएगा, इंटर में और फाइनल में आएगा, तो तब आपको ये ज्यादा समझेगा। अभी के लिए, आपके अभी के नॉलेज के लिए बस इतना ही ध्यान में रखो कि कॉन्करेंट लॉ इज मिक्सचर ऑफ यूनियन लॉ एंड स्टेट लॉ। ओके, जो सेंट्रली भी अप्लाई होता है और स्टेट वाइज चेंज भी होता है। ज्यादा कुछ दिमाग को जोर लगाने की जरूरत नहीं है, इतना ही आपके लिए अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान में रखो, यूनियन लॉ जो पूरे इंडिया को एप्लीकेबल होता है, स्टेट लॉ स्टेट वाइज चेंज होता है, कॉन्करेंट लॉ दोनों का मिक्सचर है। ओके, ये बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि यूनियन लॉ और कॉन्करेंट लॉ जो है वो सेंट्रल प्रोसेस से बनते हैं, उनका प्रोसीजर सेंट्रलाइज्ड है, और स्टेट लॉ जो है वो स्टेट के प्रोसीजर से बनते हैं। प्रोसीजर दोनों सेम है, लेकिन वो कहाँ पे पास होगा वो बिल्डिंग अलग अलग है बस उतना ही डिफरेंस है, और जिनसे परमिशन लेना है वो दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी का प्रोसीजर पूरा सेम। देखे तो प्रोसीजर पहला होगा इंट्रोडक्शन। कोई ना कोई मेंबर जो भी है, कोई भी कर सकता है इंट्रोडक्शन, मतलब आपके दिमाग में आया कि मुझे लगता है ये वाले इशू को लेकर लॉ बनना चाहिए, तो आप भी अपनी आवाज उठा सकते हो और आप भी अपना प्रपोजल रख सकते हो कि मुझे लगता है कि इससे लॉ बनना चाहिए। लेकिन कैसा है, थोड़ा लॉजिकली सोचे तो जब तक आपका कुछ पॉलिटिकल पावर नहीं है तो आपकी बात कोई पार्लियामेंट में नहीं सुनेगा। तो बस इसीलिए, बाकी कुछ रीजन नहीं है, बाकी कोई भी इंट्रोडक्शन कर सकता है, बाकी कोई भी फर्स्ट रीडिंग कर सकता है, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। तो पहला होता है इंट्रोडक्शन, मतलब ये मुझे लगता है ये इशू से लेके लॉ बनना चाहिए, दैट इज इंट्रोडक्शन। उसके बाद आएगा फर्स्ट रीडिंग। आपकी जो भी आइडिया है वो लॉ को लेकर वो आप रीड करोगे, आप मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो रीड करेंगे, दैट इज फर्स्ट रीडिंग। वेरी ब्रीफ, एकदम ही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो ही बताएंगे कि ये एक्ट में ये 4-5 चीजें होंगी, दैट्स इट, दैट इज फर्स्ट रीडिंग। उसके बाद होता है ये, उसके बाद हमारे प्रोसीजर में क्या था, पब्लिक के सामने रखेंगे, सेम ओपन फॉर पब्लिक कमेंट्स। क्या मतलब, पब्लिक के सामने रखेंगे कि ये हमारा प्रपोजल है, आपको क्या लगता है, आप अपने इनपुट्स हमें दे दें और हम उसके ऊपर सोच विचार करेंगे और फिर हमारे लॉ में अमेंडमेंट करेंगे, दैट इज ओपन फॉर पब्लिक कमेंट्स। पब्लिक से कमेंट आएंगे, सेम हमारे ट्रिप वाले सिचुएशन के जैसा ही सेम, कुछ भी फालतू कमेंट्स आएंगे वो सारे लेंगे क्या, नहीं, तो कैसे फिल्टर करेंगे, उसके लिए बिठाई जाएगी कमिटी। ये कमिटी जो है वो सारे कमेंट्स को क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, और जो भी हमारे लिए कंसिडरेबल कमेंट्स हैं उनको एक्सेप्ट करेंगे, उसके हिसाब से थोड़ा पार चेंज करना होगा तो वो चेंज करेंगे और फाइनल करेंगे। यहाँ पे होगा फाइनल, और जो फाइनल होता है, वन मोर थिंग, ये जो है यहाँ तक या फिर ये सारे प्रोसेस में जो हम लॉ देख रहे हैं उसको वो जब तक पास नहीं होता उसको बोलते हैं ड्राफ्ट या बिल। जैसे आप अभी स्टूडेंट हो, पास होने के बाद बनोगे चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट, 1 सेकंड पहले आप होते हो स्टूडेंट, 1 सेकंड बाद आप होते हो प्रोफेशनल। आप तो सेम ही हो, लेकिन सिर्फ वो रिजल्ट का डिफरेंस है ना बीच में, सेम वैसे ही जब तक वो पास नहीं होता, जब तक उसको परमिशन नहीं मिलती, किससे वो हम देखेंगे, जब तक उसको परमिशन नहीं मिलती, अप्रूवल नहीं मिलता, तब तक वो होता है बिल।
या ड्राफ्ट, उसके बाद वो बोला जाता है एक्ट। ओके, तो हमने यहाँ तक देखा कि यहाँ पे आके हमारा लॉ फाइनल हो गया। फाइनल मतलब रेडी टू पुट इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट, इतना ही फाइनल, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये जो ड्राफ्ट बनाया गया है वो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, हाउस। हाँ, तो ये क्या है, हाउस ऑफ पीपल। क्या मतलब, लोकसभा। ये क्या है, राज्यसभा। हमारे दो हाउसेस है ना इंडिया में, एक लोकसभा एक राज्यसभा। मतलब लोकसभा सेंट्रल वाला, राज्यसभा स्टेट वाला, ऐसा नहीं है, ये दोनों सेंट्रल ही है। लोकसभा में क्या होता है, कौन बैठता है यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर। मतलब जो सारे सेंट्रल मिनिस्टर्स होते हैं, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, हमारा राहुल गांधी, ये राहुल गांधी साहब, सॉरी, ये सारे जो लोग हैं वो बैठेंगे राज्यसभा में, सॉरी लोकसभा में। राज्यसभा में बैठेंगे स्टेट काउंसिल के लोग, इनको बोलेंगे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ओके, इनको बोलेंगे मेंबर्स ऑफ स्टेट काउंसिल। तो ये जो ड्राफ्ट है वो ये दोनों हाउसेस में प्रेजेंट करेंगे। पहला होगा लोकसभा में, दूसरा होगा राज्यसभा में। यहाँ पे जो लोग बैठते हैं उसको बोलते हैं खासदार, नाम सुना होगा ना आपने। तो खासदार बैठते हैं लोकसभा में। ओके, तो ड्राफ्ट जो है ये दोनों हाउसेस में प्रेजेंट होगा, वोट लिया जाएगा और मेजॉरिटी के बाद वो जाएगा अप्रूवल के लिए। पहले जाएगा लोकसभा में, फिर जाएगा राज्यसभा में। एक भी हाउस में अगर ये पास नहीं होगा तो फिर से उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करेंगे जो भी रिक्वायर्ड है, फिर से जाएगा लोकसभा में, फिर से जाएगा राज्यसभा में। जब तक ये दोनों हाउसेस में पास नहीं होता, जब तक ये दोनों हाउसेस में उसको मेजॉरिटी से एक्सेप्ट नहीं होता, तब तक वो आगे नहीं जा सकता। समझे? तो समझो कि ये जो ड्राफ्ट है ये लोकसभा में भी पास हो गया, मतलब मेजॉरिटी लोगों ने हाँ बोल दिया कि हाँ ये लॉ ठीक है, अच्छा है, होना चाहिए, जरूरी है। जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में भी अगर वो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया मेजॉरिटी के साथ, उसके बाद ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए। प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद जी। तो उनके पास ये जाएगा अप्रूवल के लिए, वो करेंगे उसको अप्रूव। नो मैटर हु इज प्राइम मिनिस्टर, नो मैटर हु इज होम मिनिस्टर, या फिर जो भी है, सारे लॉ जो है वो अप्रूवल के लिए जाते हैं प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट को बहुत ज्यादा पावर है, जितना हमें पता भी नहीं होता उतनी ज्यादा पावर प्रेसिडेंट को होती है। प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ये हमने सिविक्स में पढ़ा था। सिविक्स का सिर्फ इतना याद है, प्रेसिडेंट इज फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, बाकी का कुछ तो याद नहीं है। तो ये फर्स्ट सिटीजन के पास यानी प्रेसिडेंट के पास जाएगा जो भी ड्राफ्ट है अप्रूवल के लिए, और प्रेसिडेंट उस पे करेंगे साइन, अप्रूव करेंगे। अब तक के तो प्रेसिडेंट मोस्टली ये होल्ड नहीं करते कि मैं अपना अप्रूवल नहीं दूंगा, लेकिन अल्टीमेट पावर तो उन्हीं के पास है कि लॉ पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो वो अपने पावर का इस्तेमाल करके उस पर करेंगे साइन, वो हो जाएगा पास, वो आएगा ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में। वो क्या होता है? इट इज अ प्लेस जहाँ पे सारे लॉ पब्लिक के लिए ओपन होते हैं, जहाँ पे सारे लॉ पब्लिक को प्रेजेंट किए जाते हैं। तो ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में 3 इंपॉर्टेंट चीजों के साथ ये आएगा। फर्स्ट इज डेट, कौन सी डेट से ये लॉ एप्लीकेबल है, कहाँ पे एप्लीकेबल है। कहाँ पे एप्लीकेबल है इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तक लास्ट अगस्त तक बहुत सारे लॉ जो होते थे वो ऐसे होते थे कि एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया अदर देन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर को स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती थी ना अब तक, तो सारे लॉ उनको एप्लीकेबल नहीं होते थे, कुछ ही लॉ उनको एप्लीकेबल होते थे। अभी ऐसा नहीं है, सारे लॉ इंडिया को ही एप्लीकेबल होंगे। लेकिन कहाँ पे एप्लीकेबल होंगे?
ये ऑफिशियल गैजेट में डेट के साथ आता है। और थर्ड इज विथ हाउ मेनी सेक्शंस इट इज पास्ड, वो लॉ में कितने सेक्शंस हैं जिनके साथ ये लॉ पास हो गया। तो ये सारी 3 चीजें आएंगी ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में, और ड्राफ्ट फाइनली बनेगा एक्ट। ये हो गया सेंट्रल प्रोसेस। व्हाट इज स्टेट प्रोसेस? जो स्टेट लॉ पास करने का प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है, कुछ भी चेंज नहीं है। सेम मतलब रिवाइज करें एक बार वैसे भी रिवाइज हो जाएगा। फर्स्ट वन इज कोई तो मेंबर इंट्रोड्यूस करेगा, मुझे लगता है ये लॉ बनना चाहिए। सेकेंड वन इज उसका होगा फर्स्ट रीडिंग इन फ्रंट ऑफ ऑल मेंबर्स। थर्ड, वो ओपन किया जाएगा पब्लिक के लिए, पब्लिक कमेंट्स के लिए, पब्लिक कमेंट करेंगी, वो कमेंट्स होंगे फिल्टर, उसके लिए बिठाई जाएगी कमेटी। जो कमेंट्स आएंगे उसमें से जो हमारे यूजफुल है वही कमेंट्स हम लेंगे, उसको लॉ में डालेंगे। थोड़ा बहुत जो अमेंडमेंट करना है वो मॉडिफाई करना है वो करेंगे। उसके बाद ड्राफ्ट बनेगा फाइनल। यहाँ तक पूरा सेम है। सेंट्रल प्रोसेस में कहा जाता है लोकसभा राज्यसभा, स्टेट प्रोसेस में कहा जाएगा लोकसभा राज्यसभा। नहीं, सिर्फ इतना ही चेंज है यहाँ पे। स्टेट प्रोसेस में जो ड्राफ्ट होता है कमिटी ने अप्रूव किया हुआ, वो जाता है विधानसभा और विधान परिषद। ये स्टेट के हाउसेस होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा में बैठते हैं आमदार, ओके। मतलब लोकसभा में जैसे खासदार होते हैं वैसे ही विधानसभा में होते हैं आमदार। तो ये बनाया हुआ ड्राफ्ट जाएगा विधानसभा में, विधान परिषद में। सेम दोनों हाउसेस का वोट लेंगे, मेजॉरिटी होगी तो आगे जाएगा अप्रूवल के लिए प्रेसिडेंट के पास। नहीं, ये स्टेट से रिलेटेड है लॉ, ये स्टेट से रिलेटेड हम ड्राफ्ट बना रहे हैं, एक्ट बना रहे हैं। तो हर छोटी छोटी चीजों के लिए हम सेंट्रल के पास भाग नहीं सकते, हम सेंट्रल के पास नहीं जा सकते। प्रेसिडेंट इज सेंट्रल पर्सन ना, जिसका पावर पूरे इंडिया में होगा। तो स्टेट में सिर्फ इतना सा छोटा सा है, इंडिया से कंसिडर करें तो स्टेट एकदम छोटा है ना। तो स्टेट का लॉ अगर अप्रूव करना है तो प्रेसिडेंट के पास नहीं जा सकते, तो किसके पास जाएंगे? चीफ मिनिस्टर। नहीं, चीफ मिनिस्टर के पास भी नहीं जाएंगे, हम जाएंगे, मतलब जो भी है ड्राफ्ट लेके जाएंगे गवर्नर के पास, राज्यपाल। वो स्टेट लॉ अप्रूव करते हैं, वो साइन करेंगे, फिर सेम आएगा गैजेट में विथ डेट, वेयर इट इज एप्लीकेबल एंड विथ हाउ मेनी सेक्शंस इट इज एप्लीकेबल। ओके, ये पूरा प्रोसेस देखा जाए तो लॉजिकल है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, सेंट्रल प्रोसेस में 2 हाउसेस होते हैं, फर्स्ट वन इज लोकसभा राज्यसभा, एंड स्टेट प्रोसेस में 2 हाउसेस होते हैं जिनका नाम है विधानसभा विधान परिषद। इतना ही डिफरेंस है, और इतना ही थोड़ा सा जो याद रखने वाली चीज है वो सिर्फ उतनी है। बाकी का प्रेसिडेंट के पास जाएगा, गवर्नर के पास जाएगा, इतना ही चेंज है, और इतना ही थोड़ा सा आपको कोशिश करके याद रखना है। बाकी का सारा तो फ्लो में आ जाएगा, उतना कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ओके, सो वी आर डन विथ टुडेज एजेंडा। जो भी हमने पहले डिस्कस किया था कि आज हम ये कंप्लीट करेंगे ही, तो वो सारा कंप्लीट हो गया। अगले वाले लेक्चर में हम देखेंगे, वी विल स्टार्ट विथ योर एक्चुअल सिलेबस एंड फर्स्ट चैप्टर विच इज फर्स्ट एक्ट विच इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो उसमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, जो है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ा सोच लो ये